इस वीडियो में हम देखेंगे नए राजा और उनके राज्य। कौन कौन से नए राजा हुए हैं और उनके राज्य किस तरीके के हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो ये हमारा सेकंड चैप्टर है एनसीईआरटी का, जो क्लास 7th की बुक है, हमारे अतीत सेकंड, उसका है ये मैटर। जैसे हम बात करें 7वीं और 12वीं शताब्दी के प्रमुख राज्य यहाँ पर बताए गए इस मानचित्र में। ये पूरा मानचित्र है, इसमें 7वीं और 12वीं, 7वीं से लेकर के 12वीं शताब्दी तक के जो भी हमारे पास में प्रमुख राज्य हैं वो बताए गए हैं। 7वीं शताब्दी के बाद कई राजवंशों का उदय हुआ है और यहाँ पर उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच शासन करने वाले प्रमुख राजवंशों को यहाँ पर दिखाया गया है। जैसे कि हम बात कर सकते हैं गुर्जर प्रतिहार है, गुर्जर प्रतिहारों ने शासन किया है यहाँ पर। जैसे ये वाला एरिया है, गुर्जर प्रतिहारों ने शासन किया है यहाँ पर, चंबल नदी के नीचे गुर्जर प्रतिहार। ये वाला एरिया है, यहाँ पर परमार लोगों ने शासन किया है। ये परिवर्तनशील सीमाएं यहाँ पर दिखाई गई है, जैसे नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, कृष्णा नदी है, तुंगभद्रा नदी है। इधर जैसे हम देखें चोल साम्राज्य ने यहाँ पर शासन किया है, यहाँ पर चेर ने किया है, यहाँ पर पांड्यन ने किया है साउथ में। पूर्वी चालुक्य वेगी ने, कर्लिंग का शासन यहाँ पर था। ये यहाँ पर पाल वंश ने, इधर हम देखें चंदेल वंश ने यहाँ पर शासन किया है। चहमान ने यहाँ पर शासन किया है। मुल्तान के अरब और मंसूर के अरब हो गया। ये सायस के कश्मीर वाला एरिया हो गया। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि उनका स्थान है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि उन राज्यों की पहचान हम कर सकते हैं जिन पर उनका नियंत्रण था। इंद्रप्रस्थ है, जैसे कि चामनों के नियंत्रण में था। तो ये अलग अलग जगह हैं जहाँ पर इनका शासन चलता था। तो इसमें हम देखें जैसे नदी के बारे में, ब्रह्मपुत्र नदी है। ये ब्रह्मपुत्र नदी इधर भी बड़ी है और यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी का पानी है, इधर भी आ रहा है हमारा, इधर घूम के ब्रह्मपुत्र नदी का पानी आ रहा है। तो यहाँ पर हम देखें कि नए राजवंशों का जो उदय है वो किस तरीके से हुआ है। 7वीं सदी, जब 7वीं सदी आई थी तो 7वीं सदी आते आते उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बड़े भूस्वामी और योद्धा जो है वो सरकार में, या हम कह सकते हैं योद्धा सरदार है, वो अस्तित्व में आ चुके थे। राजा लोग प्राय उन्हें अपने मातहत या फिर सामंत के रूप में मान्यता देते थे और उनसे उम्मीद की जाती थी कि वे राजा या स्वामी के लिए उपहार लाएं और उनके दरबार में हाजिरी लगाएं और उन्हें सैन्य सहायता प्रदान करें। अधिक सत्ता और संपदा हासिल करने पर सामंत क्या करते थे, अपने आप को महासामंत या फिर महामंडलेश्वर यानी पूरे मंडल का महान स्वामी वो अपने आप को घोषित कर देते थे। कभी कभी वे अपने स्वामी के आधिपत्य से स्वतंत्र हो जाने का भी दावा वो करते थे। इस तरह का उदाहरण है, हम क्या कर सकते हैं, दक्कन के या दक्कन में राष्ट्रकूटों का था। इस तरह का उदाहरण, वो अपने आप को स्वतंत्र भी कर देते थे। शुरुआत में वे कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीनस्थ थे। यहाँ पर हम देख सकते हैं कर्नाटक के जो चालुक्य राजा हैं उनके अधीनस्थ थे शुरुआत में, कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीन थे अगर स्टार्टिंग की बात करें तो। और 8वीं सदी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रधान आता है, दंती दुर्ग ने अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता से क्या कर दिया, इनकार कर दिया और दंती दुर्ग ने उस चालुक्य स्वामी को हराया, उसे हराया गया और हिरण्य गर्भ यानी सोने का गर्भ नामक एक अनुष्ठान किया। और जब यह अनुष्ठान ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न किया गया था या किया जाता था तो यह माना जाता था कि इसमें याजक जन्मना क्षत्रिय न होते हुए भी क्षत्रिय के रूप में दोबारा क्षत्रित्व यहाँ पर प्राप्त कर लेगा। अगर हम गुफा की बात करें तो यहाँ पर एक गुफा बताई गई है, ये एलोरा की गुफा है और यहाँ पर 15 भित्ति चित्र हमें इस तरीके के मिले हैं जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष और सिंह के रूप में दिखलाया गया है और यह राष्ट्रकूट काल की कृति है। तो क्या आपके विचार उस दौर में एक शासक बनने के लिए क्षत्रिय के रूप में पैदा होना महत्वपूर्ण था, ये बात कर सकते हैं। और इधर हम देखें कुछ अन्य उदाहरणों में भी हम बात कर सकते हैं, जैसे कि उद्यमी परिवारों के पुरुषों ने अपनी राजशाही कायम करने के लिए सैन्य कौशल का यहाँ पर इस्तेमाल किया है। और मिसाल के तौर पर कदम में मयूर शर्मण और गुर्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र ब्राह्मण थे जिन्होंने अपने परंपरागत पैसे को छोड़कर के शस्त्र को अपना लिया और क्रमशः कर्नाटक और राजस्थान में अपने राज्य सफलतापूर्वक यहाँ पर स्थापित किए हैं। अगर राज्यों में प्रशासन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर राज्यों में से कईयों ने महाराजाधिराज यानी राजाओं के राजा, त्रिभुवन चक्रवर्ती यानी 3 भुवनों का स्वामी, इसी तरीके के अन्य भारी भरकम उपाधियां धारण की हैं।
लेकिन इस तरह के दावों के बावजूद वे अपने सामंतों और साथ साथ ही किसान, व्यापारी और ब्राह्मणों के संगठन के साथ अपनी सत्ता की साझेदारी वो करते थे। और यहाँ पर हम बात करें, इन सभी राज्यों में उत्पादकों अर्थात किसान, पशुपालकों, किसान हो गया, पशुपालक हो गया, कारीगरों से संसाधन इकट्ठे किए जाते थे। इनको अक्सर अपने उत्पादों का एक हिस्सा त्यागने के लिए मनाया या बाध्य किया जाता था। कभी कभी इस हिस्से को लगान मान करके वसूला जाता था, क्योंकि प्राप्त करने वाला भूस्वामी होने का दावा करता था, और राजस्व व्यापारियों से भी ये लिया जाता था। 400 कर की बात करें यहाँ पर, जैसे तमिलनाडु में शासन करने वाला चोल वंश के अभिलेख में विभिन्न किस्म के करों के लिए 400 से ज़्यादा सूचक शब्द मिलते हैं। सबसे अधिक उल्लेखित कर है वो है वेदी, जो नगद की बजाय जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था, यानी जबरन श्रम और कदमाई यानी कि भू राजस्व थे। मकान पर छाजन डालने पर लगने वाला कर, खजूर या ताड़ के पेड़ पर चढ़ने के लिए सीढ़ी के इस्तेमाल पर लगने वाला कर, पारिवारिक संपत्ति का उत्तराधिकार हासिल करने के लिए लगने वाला कर इत्यादि करों का उल्लेख हमें मिलता है। और यहाँ पर प्रशासन की बात करें तो प्रशासन यह रूप आज की व्यवस्था से किस मायने में भिन्न है उसकी बात कर सकते हैं। जैसे कि ये संसाधन राजा की व्यवस्था का वित्तीय आधार बनते थे, साथ ही मंदिरों और दुर्गों के निर्माण में भी इस्तेमाल होते थे। संसाधन उन युद्धों को लड़ने में भी इस्तेमाल होते थे जिनसे लूट की शक्ल में धन मिलने की या जमीन और व्यापारिक मार्गों के प्रयोग की संभावनाएं बनती थी। राजस्व वसूली के लिए प्रधानाधिकारियों की नियुक्तियां सामान्यतः प्रभावशाली परिवारों के बीच से ही हो सकती थी और प्राय वंशानुगत होती थी। सेना में भी ऐसा ही होता था, कई बार राजा के निकट संबंधी ही इन ओहदों पर होते थे। प्रशस्तियां और भूमि अनुदान की अगर हम बात करें, प्रशस्तियों में ऐसे ब्यौरे होते थे जो शब्द सत्य नहीं हो सकते थे, लेकिन ये प्रशस्तियां हमें बताती हैं कि शासक खुद को कैसा दर्शाना चाहते थे। मिसाल के लिए सूरवीर विजय योद्धा के रूप में, और ये विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा रची गई थी, जो अक्सर प्रशासन में क्या करते थे, मदद करते थे। अगर हम नागभट्ट की उपलब्धियों के बारे में बात करें तो क्या हुआ, कई शासकों ने प्रशस्तियों में अपनी उपलब्धियों का बखान किया है। जैसे कि हम बात कर सकते हैं गुप्त शासक समुद्रगुप्त की प्रशस्ति के बारे में हमने पढ़ा है। संस्कृत में लिखी गई ग्वालियर यानी मध्य प्रदेश में पाई गई प्रशस्ति में प्रतिहा नरेश नागभट्ट के कामों का वर्णन इस प्रकार किया गया है। आंध्र, सैंधव, विंदर्भ महाराष्ट्र का एक हिस्सा है, कलिंग उड़ीसा का एक हिस्सा है। इनके राजा उनके आगे तभी धराशायी हो गए जब वे राजकुमार थे। उन्होंने कन्नौज के शासक चक्र युद्ध को विजित किया। उन्होंने वंग यानी बंगाल का हिस्सा, अनर्थ यानी गुजरात का हिस्सा, मालवा मध्य प्रदेश का हिस्सा, किरात यानी बनवासी, तुरुस्क तुर्क, वत्स और मत्स्य दोनों उत्तर भारत के राज्य राजाओं को यहाँ पर पराजित किया। और इस अभिलेख में हम उल्लेखित इलाकों में हम देख सकते हैं कि दूसरे राजाओं ने भी इसी तरीके के दावे किए थे। अपने विचार में ऐसे दावे उन्होंने क्यों किए होंगे उसके बारे में बात कर सकते हैं। राजा प्राय ब्राह्मणों को भूमि अनुदान से पुरस्कृत करते थे और ये ताम्र पत्रों पर अभिलेखित होते थे जो भूमि पाने को दिए जाते थे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं यह थोड़ा संस्कृत और थोड़ा तमिल में ये लिखा हुआ है। यहाँ पर इसमें अगर हम देखेंगे तो ताम्रपत्रों का एक समूह है जिसमें 9वीं सदी में एक शासक के द्वारा लिखी गई भूमि अनुदान का उल्लेख किया गया है। जिन कड़ियों से ये पत्र जुड़े हैं उन पर राजसी मोहर लगी हुई है, जो यह बतलाने के लिए है कि यह एक प्रमाणिक क्या है, दस्तावेज है। अगर हम भूमि के साथ साथ क्या दिया जाता था अगर उसकी बात करें तो भूमि के साथ क्या क्या चीज़ दी जाती थी, तो यह चोलों के द्वारा दिए गए एक भूमि अनुदान के तमिल भाग का एक अंश है। और हमने मिट्टी के मेढ़े बना करके साथ ही कांटेदार झाड़ियाँ लगा करके भूमि की सीमाओं को चिन्हित कर दिया। और इस भूमि पर ये चीज़ें जैसे कि फलदार वृक्ष, पानी, भूमि, बगीचे, फलोदान, पेड़, कुएं, खुली जगह, चरागाह, एक गांव, बोबी, चबूतर, नहरें, खाइयाँ, नदियाँ, दलदली ज़मीन, हौज, अन्नागार, मछलियों के तालाब, मधुमक्खी के छत्ते और गहरी झीलें थी। जिसे यह भूमि मिलती थी वह इससे कर वसूली कर सकता था। वह न्याय अधिकारियों के द्वारा जुर्माने के तौर पर लगाए गए कर को वसूल सकता था। पान के पत्तों पर लगने वाला कर, बुने हुए कपड़ों पर लगने वाला कर, साथ ही साथ वाहनों पर लगने वाला कर वसूल सकता था। वह पक्की ईंटों के बने ऊपरी माले पर बड़े कमरे बनवा सकता था और बनवा सकता है। बड़े और छोटे कुएं खुदवा सकता है, पेड़ और कांटेदार झाड़ियाँ लगवा सकता है, जरूरी हो तो सिंचाई के लिए नहर भी बनवा सकता है। उसे यह सुनिश्चित करना है कि पानी बर्बाद न हो और तटबंधों का निर्माण हो। लेख में सिंचाई के जितने संभव स्रोतों का उल्लेख किया गया उनकी सूची बना सकते हैं, विचार विमर्श कर सकते हैं।
12वीं शताब्दी में एक वृद्ध संस्कृत काव्य भी रचा गया जिसमें कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास दर्ज है। इसे कलहण नामक एक रचनाकार के द्वारा लिखा गया था और कलहण ने अपने वृत्तांत लिखने के लिए शिलालेख, दस्तावेज, प्रदक्षिण जो प्रत्यक्ष दर्शियों के वर्णनों और पहले के इतिहास समेत अनेक तरह के स्रोतों का इस्तेमाल किया। प्रशस्तियों के लेखकों से भिन्न यह वह अफसर शासकों और उनकी नीतियों के बारे में आलोचनात्मक रूप से दिखलाता है, इसलिए 12वीं सदी के लिए असाधारण ग्रंथ है। धन के लिए युद्ध की अगर बात करें, आपने यह गौर किया होगा कि इनमें से प्रत्येक शासक राजवंश का आधार कोई क्षेत्र विशेष था। वे दूसरे क्षेत्रों पर भी नियंत्रण करने का प्रयास यहाँ पर करते थे। एक विशेष रूप से वांछनीय क्षेत्र था गंगा घाटी में कन्नौज नगर। गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंशों के शासक सदियों तक कन्नौज के ऊपर नियंत्रण को लेकर के आपस में झगड़ते रहे हैं। चूंकि इस लंबी चली लड़ाई में 3 पक्ष थे, इसलिए इतिहासकारों ने प्राय इनकी चर्चा त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में की है। यहाँ पर हम देखें कि शासकों ने बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण करवा करके अपनी सत्ता और संसाधनों का प्रदर्शन करने का प्रयास किया है, इसलिए जब वे एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण करते हैं तो मंदिरों को भी अपना निशाना बनाते हैं, जो कभी कभी बहुत अधिक संपन्न होते थे। आज हम आगे देखेंगे अफगानिस्तान का गजनी का सुल्तान महमूद, जिसे शासकों में भी सबसे प्रसिद्ध था। उसने 797 में 1030 तक शासन किया। अपने नियंत्रण का विस्तार मध्य एशिया के भागों, ईरान और उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम हिस्से पर तक किया और वह लगभग हर साल उपमहाद्वीप पर हमला करता था और इसका निशाना ये संपन्न मंदिर, इसमें गुजरात का सोमनाथ मंदिर भी शामिल था। महमूद जो धन उठा ले गया था उसका बहुत बड़ा हिस्सा है गजनी में एक वैभवशाली राजधानी के निर्माण में खर्च हुआ था। अरबी भाषा का शब्द होता है जिसका मतलब होता है शासक, सुल्तान। अगर हम बात करें, सुल्तान महमूद अपने द्वारा जीते गए लोगों के बारे में भी कई बारे में जानना चाहता था और उनके अल-बरूनी नामक एक विद्वान को इस उपमहाद्वीप का लेखा जोखा लिखने का काम सौंपा। अरबी में लिखी गई उनकी कृति किताब अल हिंद और आज ही इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है कि अल-बरूनी ने इसे तैयार करने के लिए संस्कृत के विद्वानों से परामर्श किया था। फिर है युद्ध करने वाले दूसरे राजाओं के चाहमाने भी हैं यहाँ पर, जो बाद में चौहानों के रूप में जाने लगे हैं। वे दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्र पर शासन करते थे। उन्होंने पश्चिम और पूरब की ओर अपने नियंत्रण क्षेत्र का विस्तार करना चाहा है, जहाँ उन्हें गुजरात के चालुक्य और पश्चिम उत्तर प्रदेश के गढ़ वालों से टक्कर लेनी पड़ती है। चैमानों का सबसे प्रसिद्ध शासक था पृथ्वीराज तृतीय, और जिसने सुलेमान मोहम्मद गोरी नामक अफगान शासक को 1911 में हराया था, लेकिन दूसरे ही साल 1912 में उनके हाथों हार भी गया था। फिर यहाँ पर हम बात कर सकते हैं जैसे कि चोल राज्य नज़दीक से एक अगर हम डालें नज़र, तो जैसे कि यादव, यहाँ पर चोल विक्रमादित्य 6 हो गया, कदम बादामी हो गया, गोदावरी, ये पाड्यन हो गया, कोची हो गया, चोल और काकातीय, बोगी, दक्षिण कलिंग और कलिंग हो गया। तो यहाँ पर उरेयर से तंजावुर तक की बात करें, उरेयर से तंजावुर, चोल वंश सत्ता में कैसे आया? चोल वंश का सत्ता में आने का कारण क्या था? कावेरी डेल्टा में मुट्टिरियार नाम से प्रसिद्ध एक छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता थी और वे कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के मातहत थे। और उरैयार के चोल वंशीय प्राचीन मुखिया परिवार के विजयालय से 9वीं सदी के मध्य में मुटियारों को हरा करके डेल्टा पर कब्जा जमाया और उसने वहां तंजावुर शहर और निशुंभ सूदनी देवी का मंदिर बनवाया था। और विजयालय के अधिकारियों ने पड़ोसी इलाकों को जीता और उनका राज्य अपने क्षेत्रफल और शक्ति दोनों रूपों में बढ़ता गया। दक्षिण और उत्तर के जो पाडियन हैं और पल्लव के इलाकों में इन राज्य का हिस्सा बन गए थे। राजाराम जो राजराज है प्रथम, जो सबसे शक्तिशाली चोल शासक यहाँ पर माना जाता था, 985 में वो राजा बना है और उसी ने इसमें से ज़्यादातर क्षेत्रों पर अपने नियंत्रण का विस्तार किया है और उसने साम्राज्य के प्रशासन का भी पुनर्गठन किया है। राजराज के पुत्र राजेंद्र प्रथम ने अपनी नीतियों को जारी रखा और उसने गंगा घाटी, श्रीलंका और दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों पर हमला भी किया और इन अभियानों के लिए उसने एक जल सेना भी यहाँ पर बनाई थी। फिर भव्य मंदिर और काष्ठ मूर्तियों की अगर हम बात करें, भव्य मंदिर और काष्ठ मूर्तियाँ, तो भव्य मंदिर और काष्ठ मूर्तियाँ हैं राजराज और राजेंद्र प्रथम के द्वारा बनाए गए तंजावुर
या गंगाईकोंड चोलपुरम के बड़े मंदिर स्थापत्य मूर्तिकला की दृष्टि से एक चमत्कार हैं। चोल मंदिर अक्सर अपने आसपास विकसित होने वाली बस्तियों के केंद्र बन गए हैं। ये शिल्प उत्पादन के केंद्र थे। ये मंदिर शासकों व अन्य लोगों के द्वारा दी गई भूमि से ही उत्पन्न हो गए हैं और इस भूमि की उपज उन सारे विशेषज्ञों का निर्वाह करने में खर्च होती थी जो मंदिर के आसपास रहते थे और उसके लिए काम करते थे। पुरोहित, मलाचार, बावर्ची और मेहतर हो गया, संगीतकार, नर्तक आदि। दूसरे शब्दों में मंदिर सिर्फ पूजा आराधना के स्थान नहीं है, वे धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र भी यहाँ पर मंदिरों को माना गया है। और यहाँ पर हम बात करें मंदिर के साथ जुड़े हुए शिल्पों में सबसे विशिष्ट था कांस्य प्रतिमा बनाने का काम। तो कांस्य प्रतिमा बनाने के काम में हम बात करें, चोल कांस्य प्रतिमा संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमा मानी जाती है। ज़्यादातर प्रतिमाएं तो देवी देवताओं की होती थी, लेकिन कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी बनाई जाती है। कृषि और सिंचाई की अगर हम बात करें, कृषि और सिंचाई, तो यहाँ पर चोलों की कई उपलब्धियां कृषि में हुए नए विकासों के माध्यम से संभव हुई है। गौर कीजिए कि कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरने से या मिलने से पहले कई छोटी छोटी शाखाओं में कावेरी नदी है वो मिल जाती है। यहाँ पर हम देख सकते हैं जो भी कावेरी नदी होगी वो छोटी छोटी शाखाओं से मिल जाती है। ये शाखाएं बार बार पानी उलीचती हैं जिससे किनारों पर उपजाऊ मिट्टी जमा होती रहती है और शाखाओं का पानी कृषि विशेषतः चावल की खेती के लिए आवश्यक आर्द्रता भी मुहैया कराता है। हालांकि तमिलनाडु के दूसरे हिस्सों में कृषि पहले से ही विकसित हो चुकी थी, पर 5वीं और 6वीं सदी में आकर ही इस इलाके में बड़े पैमाने पर खेती शुरू हो गई और कुछ इलाकों में जंगलों को साफ किया गया और कुछ दूसरे इलाकों में जमीन का समतल किया जाना था और डेल्टा क्षेत्रों में बाढ़ को रोकने के लिए तटबंध बनाए गए और पानी को खेतों तक ले जाने के लिए नहरों का निर्माण किया गया और कई क्षेत्रों में एक साल में 2 फसलें उगाई जाती थी। जैसे अगर हम बात करें मूर्ति की, तो ये हमारा चोल कांस्य की प्रतिमा है। चोल कांस्य की प्रतिमा कितनी सावधानी के साथ उसे अलंकृत किया गया है, गौर कीजिए। ऐसी प्रतिमा किस तरह बनाई होगी यह जानने के लिए हम देखेंगे आगे। फिर कई जगहों पर यहाँ पर हम देखें उरेयूर से तंजावुर तक कई जगहों पर फसलों की सिंचाई है कृत्रिम रूप से करना जरूरी था। सिंचाई के लिए कई पद्धतियां अपनाई जाती थी। कुछ इलाकों में कुएं खोद दिए गए थे, कुछ अन्य जगहों में बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए विशाल सरोवर बनाए गए थे। स्मरण रहे कि सिंचाई के काम में योजना की जरूरत होती है, जैसे श्रम और संसाधनों को व्यवस्थित करना है, इन कामों को देख रेख करना है और यह तय करना है कि पानी का बंटवारा कैसे किया जाए। और ज़्यादातर नए शासक साथ साथ ही गाँवों में रहने वाले लोगों से या लोगों ने इन गतिविधियों में सक्रिय रूप से दिलचस्पी निभाई है। फिर है साम्राज्य का प्रशासन। किसका प्रशासन? साम्राज्य का। साम्राज्य का तो प्रशासन किस प्रकार संगठित था? किसानों की बस्तियां जो उर कहलाती थी सिंचित खेती के साथ ही बहुत समृद्ध हो गई और इस तरह के गांवों के समूह को नाडु कहा जाता है। ग्राम परिषद और नाडु न्याय करने और कर वसूलने जैसी कई प्रशासकीय कार्य वो करते थे। तो यहाँ पर बेल्लाल जाति के धनी किसानों को केंद्रीय चोल सरकार की देखरेख में नाडु के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। उनमें से कई धनी हैं वो भूस्वामियों को चोल राजाओं ने सम्मान के रूप में क्या दिया? मोवेद वेलन यानी 3 राजाओं को अपनी सेनाएं प्रदान करने वाला वेलन या किसान या अर जैसी उपलब्धियां दी हैं और उन्हें केंद्र में लगा महत्वपूर्ण राजकीय पद सौंपे। भूमि के प्रकार की अगर हम बात करें तो चोल अभिलेख में भूमि के विभिन्न कोटियों का अभिलेख मिलता है, जैसे कि बेलन बगाई और गैर ब्राह्मण किसान स्वामी का भूमि ब्राह्मण और ब्राह्मणों को उपहार में दी जाने वाली जो भूमि है उसके बारे में बात कर रहा था। किसी विद्यालय के रखरखाव के लिए भूमि, देवदान या तृण टुक्कनी मंदिर को उपहार में भी दी गई भूमि, जैन संस्थाओं को दान की गई भूमि है। हमने देखा है कि ब्राह्मणों को समय समय पर भूमि अनुदान और ब्राह्मण देय प्राप्त हुआ है। परिणाम स्वरूप कावेरी घाटी और दक्षिण भारत के दूसरे हिस्सों में ढेरों ब्राह्मण बस्तियां अस्तित्व में आई हैं। प्रत्येक ब्राह्मण देय की देखरेख प्रमुख ब्राह्मण भूस्वामियों को एक सभा के द्वारा की जाती है। ये सभाएं बहुत कुशलतापूर्वक काम करती थी और इनके निर्णय शिलालेखों में प्राय मंदिरों की पत्थरों की दीवारों पर और ब्यौरेवार दर्ज किए जाते थे और नगरम के नाम से ज्ञात जो व्यापारी हैं उनके संग ही भी अक्सर शहरों में प्रशासनिक कार्य संपादित करते हैं।
बात करें तमिलनाडु, तमिलनाडु के चिंगलपुर जिले के उत्तर मेरूर से प्राप्त अभिलेख में इस बात का सविस्तार वर्णन है कि ब्राह्मणों की सभा का संगठन कैसे था। सिंचाई के कामकाज, बाग बगीचे और मंदिर इत्यादियों की देखरेख के लिए यहाँ पर सभा में विभिन्न प्रकार की समितियाँ हैं। उसमें सदस्यता के लिए जो लोग योग्य होते हैं उनके नाम यहाँ पर तालपत्र में के छोटे टिकटों पर लिखे जाते हैं और मिट्टी के बर्तन में रख दिए जाते हैं, और किसी छोटे यहाँ पर लड़के को हर समिति के लिए एक के बाद एक टिकट निकालने के लिए कहा जाता है। अभिलेख और लिखित सामग्री की अगर हम बात करें, अभिलेख और लिखित सामग्री, जैसे उत्तर मेरूर अभिलेख के अनुसार सभा की सदस्यता है। सभा की सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों को ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहाँ से भू राजस्व वसूला जाता है। उनकी उम्र 35 से 40 होनी चाहिए। उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए। उन्हें प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए और ईमानदार होना चाहिए। यदि कोई पिछले 3 सालों में किसी समिति का सदस्य रहा है तो वह किसी भी समिति का सदस्य नहीं बन सकता। जिसने अपने और अपने संबंधियों के खाते जमा नहीं किए हैं वह चुनाव नहीं लड़ सकता। अभिलेखों में राजाओं और शक्ति से संपन्न पुरुषों के बारे में तो यहाँ पर जानकारी मिलती है, लेकिन यह जानना खास मुश्किल है कि साधारण मर्दों और औरतों का जीवन इन राज्यों से कैसा था। 12वीं शताब्दी की तमिल कृति जो है वो है परियापुरम या परियापूर्णम से एक उदाहरण दिया गया है। ये अडलूर के सरहदों पर फूस की पुरानी या फिर छाजने वाली छोटी छोटी झोंपड़ियों से अटा गया है। और पुलाया एक ऐसी समूह है जिसे ब्राह्मण और बेल्लाय प्रतिष्ठित समाज के बाहर मानते हैं। लोगों का एक छोटा सा प्रवाह था जिसमें ओछे किस्म के लोग या ओछे किस्म के पैसों में लगे खेतिहर मजदूर रहते थे। चमड़े की पट्टियों से घिरी हुई झोंपड़ियों के हाथों में छोटे मुर्गे मुर्गियां हैं यहाँ पर डंडों में घूमते रहते थे, और गहरे रंग के बच्चे जो काले रंग का कंगन पहनते थे छोटे पिल्लों को उठाएं और यहाँ पर उछलते चल रहे हैं। और मारुत पेड़ों की छाया में एक गजनबी ने अपने बच्चे को जबड़े को एक सादर या एक चादर पर सुला दिया, और आज के पेड़ में भी उनकी शाखाओं पर नगाड़े लटके हुए हैं। नारियल के पेड़ों के नीचे जमीन में बने छोटे गड्ढों में छोटे सिरों वाले कुतिया पिल्लों को दूध पिलाने के लिए लेटी हुई थी, और लाल कलगी वाले मुर्गे ने पौ फटने से पहले तगड़े ही पुलेयार यानी पुलाया बहुवचन को दिन के काम पर जाने के हाँक लगाते हुए भाग दे दी, और ध्यान फूटते ही लहरदार बालों वाली पुलाया स्त्रियों को गाने की आवाज़ रोजाना कांजी वृक्ष की छाया में मिलती थी। अब जितनी गतिविधियां चल रही थी उनका वर्णन हम देख सकते हैं। फिर है ताग वंश के युग। ताग वंश का युग क्या कहता है? चीन में ताग राजवंश का समय एक साम्राज्य स्थापित कर रहा था। उसी समय साम्राज्य यहाँ पर स्थापित हुआ था जो लगभग 300 वर्ष तक 7वीं से 10वीं सदी तक रहा है। इसकी राजधानी सियान दुनिया के सबसे बड़े शहरों में से एक है, और जहाँ तुर्की और ईरान और भारतीय और जापानी और ऑस्ट्रेलियाई आया जाया करते हैं। तांग साम्राज्य परीक्षा के माध्यम से नियुक्त की गई नौकरशाही द्वारा प्रशस्ति होता है। इन परीक्षाओं में हर इच्छुक व्यक्ति बैठ सकता है, और परिवार के चयन की यह व्यवस्था कुछ बदलावों के साथ 1911 तक कायम रहेगी। भारतीय उपमहाद्वीप में प्रचलित व्यवस्थाओं में यह व्यवस्था किस मायने में बन रखती है? अगर आप सभा के चुनाव में मौजूद हैं तो आप कुछ देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो इसका वर्णन कीजिए। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।